नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात आज होने वाली है उस आतंकिस्तान की जिसने सिर्फ और सिर्फ एक कसम खाई है कि भारत में आतंक को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन आतंकिस्तान ये भूल चुका है कि ये वो भारत है, ये उन वीरों का भारत है, ये वो धरती है जहां के वीर सपूत अगर अपनी भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखता है तो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए उन आंखों को नोचने की हिम्मत रखता है। जी हां, जिस तरीके से अनंतनाग में 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं एनकाउंटर, इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में देश ने अपने 3 बड़े वीर सपूतों को खो दिया है। लेकिन देश अब एक बार फिर से मांग कर रहा है, आक्रोशित होकर कह रहा है कि क्या पीओके खाली करने की तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का समय नहीं आ गया है? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बारंबार हमारे देश को निशाना बना रहा है, हमारे यहां आतंक के बीज बो रहा है, जरूरी हो गया है एक सीधा सफल आयोजन करने का, एक सीधा सफल सर्जिकल स्ट्राइक करने का, सीधा सफल सबक सिखाने का। तो आज रण क्षेत्र में सेना के बड़े अधिकारी आपके बीच होंगे और बताएंगे कि क्या यही वो सही समय है जो पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी असली औकात दिखाने का है। क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? और अनंतनाग में इस वक्त भी हमारे सेना के वीर जवान किस तरह से आतंकियों को 72 पूरों तक पहुंचाने में डटे हुए हैं। भाई हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी हैं। कब आपको पता चला है सर? कल शाम को चला। तो जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी है? मेरी बेटी है। और सर ये उनकी लड़की है, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। बस पूछो मत, शी कैन नॉट स्पीक इवन ए वर्ड, बोल नहीं सकती। पोजीशन ही ऐसी होगी, हम नहीं बोल पा रहे, वो तो क्या बोलेगी। सर बहुत अच्छा मतलब कि स्वभाव था भैया का, सबसे प्यार से बात करते थे और सबसे बड़े थे हमसे सारे, सबको अच्छे से ट्रीट करते थे। कल न्यूज़ मिल गई थी सर, टीवी से पता चल गया था इनकाउंटर हुआ वहाँ पे एंड काफ़ी इंजर्ड हुए हैं वहाँ पे। बहुत शानदार है। पहले भी इनका, हाँ जी, खुर्जा की लीड करते, पहले सेना मेडल से वो उनको सम्मानित किया गया है। पहले भी टेररिस्टों के साथ उनका इनकाउंटर हुआ है, 3 टेररिस्ट उन्होंने किल किए थे पहले, और कल फिर हुआ है इनकाउंटर है। हिम्मत और सिर्फ हिम्मत के प्रतीक हैं हमारे देश के ये जवान। हिम्मत और सीधे तौर पर संदेश देने का प्रतीक है ये वो जवान है जो कहते हैं कि छेड़ने पर हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे हमें अपना सर्वोच्च बलिदान क्यों ना देना पड़े। देश के ये वीर सपूत कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी, तीनों ने ही ये साबित कर दिया कि इनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि ही सबसे बड़ी भावना थी और इसीलिए हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए। लेकिन क्या इनका ये बलिदान ऐसे ही व्यर्थ जाना चाहिए? क्या इस बलिदान का बदला नहीं लिया जाना चाहिए? क्या आंखों में भरे हुए आंसू को आक्रोश में नहीं बदल देना चाहिए? क्या यही है सही वक्त एक और सर्जिकल स्ट्राइक का? आइए ये सब कुछ समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ सेना के बड़े अधिकारी जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त आज के पैनल में रण क्षेत्र में जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, जय हिंद। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। और हमारे साथ मेरे सहयोगी रोहिल बशीर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, जो लगातार बीते 24 घंटों से ग्राउंड पर डटे हुए हैं और वहां की पल पल की अपडेट्स आपके बीच पहुंचा रहे हैं। मैं आप तीनों के साथ आज की इस चर्चा को शुरू करूंगी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जा सकता है? क्या हो हमारा लास्ट एक्शन, इस पर होगी बात। तो किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों ऑफिसर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले जल्दी से ग्राउंड से रिपोर्ट ले लेते हैं। रोहिल, अभी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? लेटेस्ट अपडेट जल्दी से।
देखिए, अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें लवली, तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में लगातार जारी है। जैसा कि मैं सुबह से ही कह रहा हूँ कि लगभग 2000 से लेकर 10,000 तक के करीब जो जवान है, जो सुरक्षा बल के जवान है, जिसमें पुलिस की बात करें, सेना की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, उनको इस जंगल वाले इलाके में लगा दिया गया है। हालांकि वक्त वक्त से हम सुबह से ही देख रहे थे कि वहां पर गोलाबारी का सिलसिला जो है दोनों साइड से जारी है। हालांकि जो ये घना जंगल वाला इलाका है, इसकी चढ़ाई भी काफी ज्यादा है, तो उस वजह से सुरक्षा कर्मियों को चढ़ाई करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए उन सभी स्थितियों को पूरी तरीके से जो है क्लोजली मॉनिटर करने के लिए वहां पर ड्रोन से भी खदमात जो है वो अंजाम दी जा रही है। साथ ही साथ चॉपर भी जो है कल से ही हम देख रहे हैं चॉपर जो लगातार उनको भी सर्विस में लगा दिया गया है, ताकि ऐसी कोई भी कोलैटरल डैमेज जो है वो दोबारा ना हो। और जितने भी आतंकी जो रिपोर्ट्स है पुलिस के मुताबिक, उसके अनुसार जो स्थानीय आतंकी है उजैर, जो कि एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि उजैर जो आतंकी टीआरएफ आतंकी संगठन से है, वो पिछले दो एनकाउंटर हुए थे, एक 2022 में, एक 2023 में। उन दोनों एनकाउंटर में ये उजैर नामी जो स्थानीय आतंकी है वो बागी में फरार हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि दो पाकिस्तानी आतंकी जो है इसके साथ भी मौजूद है। हालांकि बताया यही जा रहा है कि 3 से लेकर 4 आतंकियों का ये ग्रुप जो है इस जंगल वाले इलाके में मौजूद है, और वहीं से छुप छुप के गोलाबारी का सिलसिला जो है उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से चॉपर्स को सर्विस में लगा दिया गया है, ड्रोन को सर्विस में लगा दिया गया है, और वक्त से जो गोलाबारी वहां पर लगातार की जा रही है, उसे लगता है कि यानी सेना ने मुस्तैदी के साथ, बिल्कुल रोहित आती हूं मैं आपके पास दोबारा, यानी सेना ने मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल रखा है। सोचिए, राष्ट्रीय राइफल्स 19वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हीं की बटालियन के अभी साथी जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिसमें उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आतंक का खात्मा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हमारे साथ हैं, दोनों ही सेना के बड़े अधिकारी, और दोनों ही बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान के लिए सबक क्या होना चाहिए। संजय सर, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके की परिस्थिति धारा 370 के खात्मे के बाद बनी थी, हमें यह उम्मीद थी कि दोबारा हम ऐसी कोई परिस्थिति नहीं देखेंगे जहां पर हमारे जवानों का बलिदान होगा, क्योंकि जीरो कैजुअलिटी लगातार ये टारगेट रखा गया था, आतंक का सफाया ये टारगेट रखा गया था। लेकिन स्टिल वी आर ऑन द सेम पाथ। क्या वजह रह रही है? क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का ये सही समय आ चुका है? कोई शक नहीं, बहुत दुखद घटना है। और एब्रोगेशन के बाद जो हम सोच रहे कि 2019 के बाद, लेकिन मानसिकता जो है वो 95% लोगों की मानसिकता जरूर अब एक मैं कहूंगा कि पॉजिटिव साइड पर है। वो चाहते हैं कि भारत के साथ जो उनका फायदा है वो भारत में रहने का ही है, वो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 5% लोग हैं, स्लीपर सेल्स हैं। 2019 के बाद ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट जिसका ऑनलाइन होता है, पूरा का पूरा इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, तो जो पाकिस्तान की जो और जिसको सपोर्ट पाकिस्तान की सरकार देती है, और वो सपोर्ट मिलने के कारण यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लश्कर तैयबा का जो एक हिस्सा है, वो अब ऑनलाइन, चाहे वो रिक्रूटमेंट है, ड्रग्स हैं, हथियार का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पे क्या करना है, कौन इंफॉर्मेशन देगा, कैसे इंफॉर्मेशन देगा, कैसे उनको पाया जाएगा, कहां के जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी कैसी मदद करेंगे, अब ये सब ऑनलाइन हो रहा है। तो उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके वहां के लोगों को साइकोलॉजिकली अपनी तरफ लेकर के, और इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो ये जो चीज है अब एक नया तरीका लिया है, तो हम लोगों को भी अब अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदलनी पड़ेगी, और ऑनलाइन जो अब कार्रवाई हो रही है उसको बदलना। इसके बावजूद ये नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में एलओसी के साथ साथ काफी इन्फिल्ट्रेशन बंद है, लेकिन साउथ कश्मीर में रजौरी, पूंछ घाटी में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्योंकि लोग जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल से हो, पंजाब से हो, जम्मू से आ रहे हैं, जम्मू के अंदर जा रहे हैं, और ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये जो मानसिकता है जब तक नहीं बदली होगी, और ऐसे माहौल में हमारे बीच भी लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, तो किसके साथ बातचीत करो? वो पूरा देश आतंकवादी है, उनकी दुकानें बंद हो गई, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए उनको ये सियासी ड्रामा करना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, एसपी सिन्हा सर आपके पास आ रही हूँ, जो बात संजय सर ने कही कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो लॉजिस्टिक
जो सरफेस था, फिजिकली तो देखिए वहां पर लोग हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया एक तरह से लॉजिस्टिक दे रहा है उस पर भी एक एक्शन लेने की जरूरत है। मेरा सीधा सीधा सवाल है, देश इस वक्त कह रहा है कि जब हम उड़ी के बाद 11 दिन में बदला ले सकते हैं, जब हम पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? एसपी सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो रिटेलिएशन का क्या स्वरूप होगा, ये सेना बहुत इंटेलिजेंटली प्लान करती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने पहले काम किया है, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक किया है, फिर से हम वही रास्ता लें। तो अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि सेम रास्ता लीजिएगा तो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो उसमें कमी हो जाती है। तो पहली बात तो ये है, तो सेना जानती है कि हमको अब क्या जवाब देना है, उसका नया स्वरूप होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस जवाब देने के 4 लेवल पे हम जवाब दे सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हमको कूटनीति का इस्तेमाल करके, FATF को अप्रोच करके फिर से पाकिस्तान को घेर के और उसको ग्रे लिस्ट में डलवाने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक लेवल पे आइसोलेशन ऑफ पूरे विश्व को बताना है कि देखिए किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में या पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है। मिलिट्री लेवल पे बात करें तो मेरी अपनी सोच है कि इनके जो VA हैं, वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट, हम स्टैंड ऑफ मोड मतलब विदाउट बॉर्डर क्रॉस किए हम अपने ऐसे वेपन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अग्नि-5 और मिसाइल सिस्टम और भी वेपन प्लेटफॉर्म है, बिना बॉर्डर क्रॉस किए हम इनको ठोक सकते हैं। तो इनके जो बहुत ही सुपर सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं या इनके जो मेन आका हैं, चाहे ISI चीफ हो चाहे आर्मी चीफ हो, उनको टारगेट करने की जरूरत है। और यदि फिर मैटर एस्केलेट करता है, जंग की तरफ बढ़ता है तो बढ़े, क्योंकि एक बार हम इनके VAVPs को न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये भय बना रहेगा और ये नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ टेरर है, जब पाकिस्तान को लग जाएगा कि कॉस्ट ऑफ टेरर बहुत हेवी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो संयम बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। अब तीसरा आते हैं कि पाकिस्तान के लेवल पे क्या होना चाहिए। मेरा अपना समझना है कि पाकिस्तान की मौत ही हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बीच में समस्या है, उसका समाधान है मौत। इसके मौत के कई स्वरूप हो सकते हैं। पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो, पाकिस्तान में गृह युद्ध तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें हम अग्नि डालने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्ट करें, मल्टी डायमेंशनल अटैक करने की जरूरत है पाकिस्तान पे। मल्टी डायमेंशनल अटैक करने की जरूरत है, मल्टी प्रोंग एक्शंस लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं संजय सर, जिस तरीके से राइट नाउ अगर हम देखें पाकिस्तान का जो माहौल है, भूखमरी की कगार पर पाकिस्तान है, गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को दुनिया अलग थलग कर रही है। हम चाहें तो इसी सही समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों बार बार ऑफेंसिव होते होते डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आज भी अगर आप उठाकर देखिए तो ये भले ही हम कहते हैं कि भाई बातचीत तभी होगी जब आतंक खत्म होगा, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों होता है? क्यों एंटरटेनमेंट के दुनिया में पाकिस्तानी कलाकार यहां आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं आओ भाई आओ, हम तो बहुत सहिष्णु हैं, गले लगाएंगे तुमको और तुम हमारे पीछे से छुरा घोंप देना। क्यों हम ट्रेड लगातार कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं चलेगा। केवल ऑफेंसिव और सिर्फ ऑफेंसिव होने की जरूरत है। इज दिस द राइट टाइम जो पाकिस्तान के हालात है, जैसे एसपी सर अभी कह भी रहे थे? संजय सर, लावनी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान दुश्मन की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है, पाकिस्तान की फौज जो है $20 बिलियन कमाती है और उसका इस्तेमाल भारत के बरखिलाफ करने की कोशिश करती है और अपने आप अच्छा रहने की कोशिश करती है, तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ उसी तरीके का सलूक देना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि वो जो कार्रवाई कर रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन भारत एक लोकतंत्र होने के कारण भारत के अंदर भी जो तरह तरह के लोग बसते हैं, हम लोगों के अपने बीच में भी अनबन रहती है, उसका फायदा दुश्मन उठाने की कोशिश करता है। और अब जब पाकिस्तान चीन का एक पिट्ठू बन करके रह गया है और उसके इशारों पर काम करता है, उसको मालूम है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान के जैसे दिखता है, खाता पीता है, तो इनके बीच में अगर हम आतंकी भेज भी देते हैं और भारत के ऊपर दबाव बनाए रखते हैं, और भारत फिर ही ऐसे दबाव में ना आर्थिक प्रगति कर पाएगा और ना ही जिस
आशा को लेकर के और जिस होप को लेकर के भारत चल रहा है कि भारत एक तीसरा सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति में आकर पहुंचेगा और एक बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो बार बार इस बात का एहसास दिलाना भारत को ये चीन के इशारे पर पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान की मंशा ही वो रही है हेट इंडिया। और हम लोग सोचते हैं कि प्यार करके उनको फुसला करके बातचीत से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। 1971 में हमने देख लिया, उसके बाद लगातार देख लिया, हमने देखा है बात करेंगे पाकिस्तान में तो किससे करेंगे। हमारे बीच में है ऐसे पॉलिटिशियन जो बार बार इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बात करना है, पर पाकिस्तान ने भारत किससे बात करेगा? कौन ऐसा है जो पाकिस्तान की फौज है उसका तो पूरा हिसाब किताब ही चलता है हेट इंडिया कैंपेन के ऊपर। जिस दिन उससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक हो गए तो पाकिस्तान की फौज समाप्त हो गई, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा, वो तो अपनी रोटी सिखाई चली जा रहा है, जो पाकिस्तान चाहता है वो करता आ रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। लेकिन इसके साथ साथ मैं कह दूं हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता बदली नहीं है, चाहे वो 5% लोग हैं। 5% इतनी आबादी में बहुत होते हैं, और इसलिए जब तक वो मानसिकता नहीं बदली होगी, सिर्फ ये कहना पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि यानी सीधा सीधा एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करनी है तो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक अपनी से देश के अंदर बैठी हुई उस मानसिकता पर भी करनी है जो खाद पानी देने का काम करते हैं इन आतंकियों को। निश्चित रूप से एसपी सर कुछ कहना चाह रहे थे, आपका कमेंट लेती हूँ, फिर रोहिल के पास चलना चाहूंगी राइट नाउ के अपडेट के लिए। लावनी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं देशवासियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड वगैरह से और जो सिंगर्स वगैरह का एक्सचेंज, आर्टिस्ट का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, पाकिस्तान खाली इंडियन आर्म फोर्सेस का दुश्मन है या पूरे देश का दुश्मन? यदि पूरे देश का दुश्मन है तो ये क्रिकेटर्स क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं इनके साथ? दुश्मन के साथ क्रिकेट खेलोगे? उनके आर्टिस्ट को हम हिंदुस्तान क्यों आने देते हैं? हमारे आर्टिस्ट वहां क्यों जाते हैं? बॉलीवुड में इनको सिनेमा में एक्टिंग का मौका क्यों दिया जाता है? दुश्मन है, उससे इंटरैक्शन होगा तो बैटलफील्ड पे होगा, बॉर्डर पे होगा, गोलियों के माध्यम से होगा। ये मैच क्या? मैच मित्र लोगों के साथ खेला जाता है, दुश्मनों के साथ नहीं खेला जा सकता। तो सवाल यह है कि समय आ गया है कि क्रिकेट बोर्ड जो है भारतवर्ष का, वो अपना विचारधारा में बदलाव लाए। बिल्कुल समय आ गया है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसे समझना होगा। ये खाफी सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा से ये समझने वाले नहीं है, ये वो दुम है जो 12 महीने के बाद भी मुड़ी हुई रहती है। इसलिए इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार ये समझते हैं। रोहिल बशीर मेरे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए, लेटेस्ट अपडेट हर पल की वो दे रहे हैं। रोहिल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर हेमंत से कि जरा लेकर आए कि जिस मॉड्यूल ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वो मॉड्यूल जो अभी 6 महीने पहले ही कह रहे हैं कि खासतौर से उनको ट्रेनिंग दी गई, खासतौर से जिस द रेजिस्टेंस फ्रंट की जब हम बात कर रहे हैं, पीछे इनके लश्कर और जैश है, लेकिन जब इसमें 6 महीने से ये सक्रिय हैं, 2021-22 के बीच इनको ट्रेनिंग दी गई है, राजौरी पुंछ के जंगलों में स्पेशली इनको ट्रेनिंग दी जाती है और छिपकर सुरक्षा बलों पर कैसे हमला करना है ये इनको सिखाया जाता है। रोहिल, ऐसे इनपुट्स तो हमारे पास पहले भी थे, ऐसे इनपुट्स तो हमारे पास मुझे याद है कि आज से 7-8 महीने पहले आपकी तरफ से ये डिटेल हमें भेजी गई थी, जब छोटे छोटे अटैक्स हो रहे थे, जब पॉकेट में बार बार पता चल रहा था कि आतंकी छुपे हुए हैं, उस वक्त भी इस फ्रंट का नाम सामने आया था। तो क्या तब इनपुट्स होने के बावजूद भी भनक नहीं लग पाई कि आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में ये ऐसे किसी हाई प्रोफाइल अटैक को अंजाम दे सकते हैं? क्यों नहीं भनक पाई? जी लवनी, अगर बात करें टीआरएफ की, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट की, जिस तरीके से पिछले 1 साल से हम लगातार जो है टीआरएफ के आतंकियों को अलग अलग तरीके से आतंकी हमले करने की साजिश जो है वो उनकी तरफ से रची जा रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुंछ और राजौरी का क्षेत्र है, जो पीर पंजाल का क्षेत्र है, वहां से जो फायरिंग आतंकी है, जो पाकिस्तानी आतंकी है, उनकी घुसपैठ जो है वो काफी ज्यादा होती है। क्योंकि अगर देखा जाए उत्तरी कश्मीर के एलओसी की बात करें, जहाँ पर हर किसी एलओसी पे हमने रिपोर्ट किया है, लेकिन वहां पर इतना सिक्योरिटी का मजबूत ग्रेड बनाया गया है, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करना भी काफी
काफी ज्यादा चैलेंजिंग जो है वहां पर आतंकी के लिए हो सकता है। लेकिन अगर पीर पंजाल की बात करें, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इस साल की अगर बात करें जो पुंछ का इलाका है या राजौरी का इलाका है, पीर पंजाल के जो इलाके हैं, क्योंकि वहां पर LOC काफी ज्यादा नजदीक है, वहां पर इस साल काफी ज्यादा ऑपरेशन जो है हुए। हमने कल ही देखा राजौरी में 2 आतंकी मारे गए, वहां पर जिस तरीके से ऑपरेशन को चलाया गया और बताया ये जा रहा है कि वो भी कहीं न कहीं दक्षिण कश्मीर की ओर जो है इन्फिल्ट्रेशन करने वाले थे, उनसे फिर भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन जो TRF एक बार फिर से यहाँ पर जो है रिवाइव हो रहा है, इस TRF को रिवाइव करने में स्थानीय आतंकी जो है उनका काफी ज्यादा अहम रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो विदेशी पाकिस्तानी आतंकी है उनकी तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है वो सिर्फ और सिर्फ पीर पंजाल मोहसिन से होती है, यानी कि पुंछ और राजौरी से उनकी घुसपैठ जो है वो की जाती है, क्योंकि वहां पर जो है घुसपैठ करना काफी ज्यादा जो है आसान है। इस वजह से वहां से ही जो पीर पंजाल क्षेत्र से ही पाकिस्तानी यानी कि विदेशी आतंकियों का जमा। ठीक है रोहिल, मैं आपके इसी पॉइंट को, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया, इसी पॉइंट को मैं दोनों ऑफिसर्स के पास लेकर चलती हूँ। पहले संजय से आपके पास आते हुए, देखिए रोहिल जैसे बता रहे कि जो पीर पंजाब का एरिया है अगर वो बहुत क्रूशियल है और वहां से इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है, तो हम बार बार इसे नजरअंदाज क्यों करते आ रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ कश्मीर से टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए और बहुत तरीके से परिवर्तन आया था, लेकिन क्या ये माना जाए कि वो जो स्लीपिंग सेल थे जिनको जड़ से खत्म करना था वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई? और जैसा कि रोहिल ने अभी बताया कि जिन एरियाज में खासतौर से आसानी से ये घुसपैठ हो सकती है वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या रीजंस रहे? संजय सर। लावनी, बात ऐसी है कि साउथ कश्मीर के अंदर आबादी भी है और जो जंगलात हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो जो आबादी है और जंगल है ज्यादा दूर नहीं है। बुरहान वानी का यही इसी इलाके में एनकाउंटर हुआ। उसके बाद हम लोगों को मालूम है कि 2016 के बाद किस तरीके से वहां की जो सरकार थी उन्होंने किस प्रकार से बुरहान वानी को लेकर के एक हंगामा सा खड़ा करके रखा था। तो ये जो हम लोग बार बार कहते हैं कि साउथ कश्मीर में पीर पंजाल में 1965 से हम जानते हैं पीर पंजाल ये इंपॉर्टेंस किया है और क्या हुआ 1965 की लड़ाई के बाद हमें किस प्रकार से वो देना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी अब हम जब बात करते हैं साउथ कश्मीर और खासकर जहां पे अभी एनकाउंटर हुआ है अनंतनाग के इलाके में, ये घना जंगल है और इस घने जंगल के अंदर और जो आबादी है थोड़ी सी जंगल से दूरी पर रहती है। तो ये लोग वहां पे छुप करके बैठे रहते हैं, लेकिन उनका लॉजिस्टिक सप्लाई जो है इस गांव से जाता रहता है। वही के लोग हैं जो उनको जाकर के खाने को देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रचार है और ये किस पे हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। वही सोशल मीडिया जिसके ऊपर बच्चे पढ़ते भी हैं, जिसके ऊपर आपके ट्रांजैक्शन भी होते हैं, उसके ऊपर आप अमेजोन से किताबें भी मंगवा रहे हैं, दुनिया भर का खाना पीना मंगवा रहे हैं। तो अगर आप टोटली बंद कर देंगे तो बाकी क्या, कैसे हम एक तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग डिजिटाइजेशन में आगे हैं, हम लोग सब आगे चल रहे हैं और हमने होना भी है, लेकिन ये आतंकवादी उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और ISI वहां से बैठ करके उसका प्रचार सोशल मीडिया पे कर रहा है। तो जिस आदमी के साथ उसका कॉन्टैक्ट है, हम जरूर मैं कहूंगा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है, पर कितना आप करेंगे? जो हर एक के पास ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये जो अपने मोबाइल्स हैं 99% लोगों के पास मोबाइल है विच कैन यूटिलाइज फॉर ऑल पर्पसेस। यानी कि वो एक हाईली एडवांस मोबाइल लेकर के घूम रहा है, उसको सब कुछ उसके मोबाइल के ऊपर आ रहा है। तो ये कारण है, ये बहुत कठिन हो जाता है, नामुमकिन नहीं है, कठिन हो जाता है। और हम चाहते हैं कि जो आम आदमी है उधर उसको परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, पढ़ाई में परेशानी ना हो, बाकी का एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में परेशानी ना हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में परेशानी ना हो, तो उसका वो फायदा उठा रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और स्लीपर सेल्स हैं, हमारे बीच लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये कहना कि हमारे लोग सब अच्छे हैं और सारा का सारा काम पाकिस्तान कर रहा है, नहीं, पाकिस्तान तो कर रहा है, पाकिस्तान उस आग में तेल डालने की कोशिश कर रहा है। पर यहां पे भी थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और वो मानसिकता तब तक जब तक खत्म नहीं होगी। 95% लोगों में इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो यहाँ पे खराब कर रहा है, लेकिन वो जो 5% है उनको संभालने के लिए पूरा वक्त जा रहा है। और यही कारण है इस तरह के, और जो आपका इन्फॉर्मर है वो आपको बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि यही जो 5% है दरअसल यही नासूर बनते जा रहे हैं। एसपी सर,
अगर इन 5% को, मुझे याद है सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख का ये बयान था कि हमारी लड़ाई 2.5 मोर्चे की लड़ाई है, उसमें ये 5% का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इन्हें खत्म करते हैं तो पाकिस्तान से हमारी ये लड़ाई निर्णायक हो सकती है। हम क्यों नहीं हम बार बार कहते हैं पॉलिटिकल विल एक तरफ होती है, लेकिन क्या बार बार उसी पॉलिटिकल विल का खामियाजा हमारी सेना को भुगतना पड़ता है? कभी कभी हम देखते हैं कि वोट बैंक के लिए कभी हाँ हरी झंडी दे देंगे, कभी डाइल्यूट कर देते हैं, कभी इस तरीके की बातें होती है कि नहीं बहुत जल्दी ही पाकिस्तान पीओके हमारा होगा, वो अपने आप होगा। ये अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है और करने से ही परिणाम आता है। एसपी सर, देखो लावनी, ऐसा है कि पाकिस्तान तो दुश्मन है ही। भारतवर्ष के अंदर कौन कौन लोग हैं जो भारत का हित करते रहते हैं? ये जो जंगल में आके छुपते हैं, इनको खाना, दवाई, पैसा, एमुनिशन कौन पहुंचाता है? अपने घर में रात को शेल्टर कौन देता है? इनकी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ये आतंकी दुर्व्यवहार करते हैं, ये क्यों सहते हैं? तो कहीं ना कहीं तो वही एंगल तो है जिसके वजह से ये डिस्लॉयल हो रहे हैं देश की तरफ। दूसरी बात, यहाँ के अंदर, कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला जैसे आदमी जो है, वो तो ओपनली सपोर्ट करते हैं। महबूबा ओपनली सपोर्ट करती है पाकिस्तान को। फारूक अब्दुल्ला क्या बोलता है? पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। तो तुमको चौधरी किसने बना दिया? सरकार सक्षम है फैसला लेने के लिए कि आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के एजेंट हो और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमेशा बात करते हो। तो जो लोग, जब इतना देश में राष्ट्र के खिलाफ साजिश होती है इंपॉर्टेंट लोगों के द्वारा, तो जो इशू है वो बहुत सीरियस टर्न लेता है। स्लीपर सेल्स कैसे सरवाइव करते हैं, OGW कैसे सरवाइव करते हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क से हम लोग का इन लोग का डाटाबेस बनाकर इनको लिक्विडेट करने की जरूरत है। जब तक इनका पूरा टेरर का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, ये जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं, जंगल में कौन खाना पहुंचाते हैं? तो सवाल यह है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। एक और बात कहना चाहता हूँ, 24/7 हर एक इंच को सिक्योर करना, अब पिकेट डालना, आर्मी का पिकेट या सेना का पिकेट पॉसिबल नहीं है। टेरेन जंगल हो, माउंटेनियस हो, ये बहुत अपॉर्चुनिटी देता, मौका देता है आतंकियों को घुस जाने का। सवाल है कि हम लोग को, अच्छा ड्रोन का लिमिटेशंस हो जाता है, तो हम लोग को चाहिए, मेरा अपनी सोच है, इस सैटेलाइट के माध्यम से यदि हम कोई भी मूवमेंट हो बॉर्डर पे, तो यदि उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं तो हमको एडवांस वार्निंग मिलेगा, तो हम अपना ट्रुप्स उस दिशा में मोबिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी हमें और ज्यादा एडवांस होने की जरूरत है। हम जितने ज्यादा तकनीक रूप से उन्नत होते चले जाएंगे, अपनी सेना को और ज्यादा उन्नत करेंगे। किसी की भी हिमाकत नहीं है कि हमारी देश के अंदर, हमारी धरती के अंदर कदम रख सके। और बात जहां तक की, लास्ट कमेंट जल्दी से आप दोनों का, लेकिन उससे पहले जल्दी से रोहिल अगर आप बता सके, उजैर को लेकर क्या कोई लेटेस्ट अपडेट आ रहा है? 22 साल का ये आतंकी है। सोचिए 22 साल के युवक, हमारे देश में सेना के जवान जो 22 साल में हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ये आतंकी 22 साल का है उजैर। इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्योंकि मुझे था कि इसे घेर लिया गया है। देखिए, उजैर की जो प्रेजेंस है वो इसी जंगल वाले इलाके में है। और उजैर की अगर बात करें तो 22 साल है। A++ कैटेगरी जो आतंकी होती है वो उसको इसमें जो है वो रखा गया है। A++ कैटेगरी का आतंकी बताया जा रहा है। और दूसरी जान से जो कोकरना का इलाका है, और कोकरना के इलाके का ही रहने वाला है ये उजैर, जिसके बारे में जो है ये जानकारी सामने आ रही है कि वो इस कॉर्डन में फंसा हुआ है। हालांकि ऑपरेशन की अगर बात करें तो आज दूसरा रोज है इस ऑपरेशन का, और पूरी तरह से अब अंधेरा होने वाला है। और वहाँ पर लाइट भी पूरी तरीके से कल की तरह की गई है, ताकि कोई भी चांस ऐसा सुरक्षा बल के जवान जो है वो ना छोड़े कि आतंकी वहां से भागने में जो है इतनी कैजुअलिटी करने के बाद वहां से भागने में सफल हो। इस वजह से वहां पर सुरक्षा बल के जवान ने पूरी तरह से जंगल के सभी इलाकों में हाई रेजोल्यूशन लाइट्स जो है वो कल से ही इंस्टॉल की है। कल की तरह आज भी लाइट्स जो है फिलहाल इंस्टॉल की जा रही है। और लगभग 3000 के करीब जो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। वहां पर आज हमने देखा कि पैरा कमांडोज को भी वहां पे तैनात किया गया और उनको चॉपर के जरिए वहां पर
बिल्कुल, यानी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बदला तो लेकर रहना है और इसीलिए चाहे जितनी दुर्गम परिस्थिति हो, सेना के जवान डटे हुए हैं। एसपी सर देखिए, 22 साल का उजैर 10 लाख का इनामी बताया जा रहा है, उसकी घेराबंदी कर ली गई है। लेकिन लास्ट कमेंट आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जिस इलाके में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ये गढ़ बनता जा रहा है, ये आसान इलाका हो चुका है आतंकियों के लिए अपनी पनाह बनाने का। क्या ये जरूरत है कि इस इलाके में सेना को परमानेंटली डिप्लॉय किया जाए और उनको बढ़ा दिया जाए उनकी संख्या, तभी जाकर कोई एक बड़ा कदम निकल सकता है, तस्वीर सामने आ सकती है? लालनी की सरकार को चाहिए कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको बॉर्डर के एरिया में सेटल करो, उनको हथियार दो, उनको एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना के यूनिट की तरह उनको जिम्मेदारी दो और तब वो हर एक का क्षेत्र बांट दो, क्षेत्र बांट के वो मॉनिटर करें, पेट्रोलिंग जैसे सेना में वो करते थे करें, तो इस तरह की वारदात कुछ तो डेटरेंस होगा। बिल्कुल, अगर ऐसा बड़ा कदम उठाया जाएगा तो किसी की हिमाकत नहीं है कि कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एसपी सर जुड़े, संजय कुलकर्णी सर जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो देश आक्रोशित है, देश एक जवाब मांग रहा है, वो जवाब है सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक का अगर ये सही समय है तो फिर देर किस बात की। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को सबक मिलेगा और उसे अपनी असली औकात से रूबरू जरूर कराया जाएगा। इस उम्मीद के साथ रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।